शैक्षणिक क्षेत्र का अगर हम बात करें तो शैक्षणिक क्षेत्र में आज भी हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, उनकी निर्भरता सहरसा मुख्यालय पर है। सांसद प्रतिनिधि होने के नाते आप पूरा रिलाइज कर रहे हैं। जैसे ही आपने कहा कि पिछले 15 सालों से आप स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय हैं, उसी क्षेत्र के जिला परिषद भी रह चुके हैं। आपने अपने दम पर उस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक क्या किया? आपको याद होगा उस समय हमने एक गांव को भारत विकास परिषद के मेंबर के नाते हमने एक गांव को गोद लिया था चकवारों में। जिस गांव में हमने डॉक्टर का कैंप लगाया और वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अपने दम पे हम लोगों ने कराया। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दीपांकर। दोस्तों, आप जैसा कि पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस हर एक विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर आपको वहां की समस्याओं और वहां की उपलब्धियों से आपको रूबरू करवा रहा है। साथ ही वहां उस क्षेत्र की दशा और दिशा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से भी आपको रूबरू करवा रहा है। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो पिछले कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ राजनीति ही नहीं कहा जाए, बल्कि फलाफल नहीं मिलने के बावजूद यह वर्षों से डटे हुए हैं और एक खास विशेष क्षेत्र में अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन की, जो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र से अपनी दावेदारी इस बार पेश करने की कोशिश में जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन क्यों और किस बातों के दम पर यह जनता के बीच जाएंगे, आज हम उनसे खुद जानेंगे। रितेश जी, आपका स्वागत है। और आप सबसे पहले तो ये बताएं, आप किन मुद्दों को लेकर या क्या सोच को लेकर जनता के पास जाएंगे, क्योंकि आप पिछले 15-20 सालों से वहाँ की स्थानीय राजनीति में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस जो कार्यक्रम है, उसके लिए बहुत बहुत आभार कि लगातार जो है आप क्षेत्र में खास करके जनता की समस्या से रूबरू हो और जनता का जो फैक्ट्स है वो लोगों के सामने आता है। लोकतंत्र के लिए ये भी बहुत आवश्यक है। हमारा सिमरी बख्तियारपुर में राजनीतिक रूप से जो एंट्री है 2011 से 2010 से हम वहाँ सक्रिय हुए और सक्रिय भी हुए थे जब ललिता पार्क दक्षिण नगर हादसा हुआ था। उसके बाद हम जिला परिषद हुए, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हुए, फिर वो महिला क्षेत्र हो गया। मेरी माँ जिला परिषद में चेयरमैन का चुनाव 2 वोट से हार गई। हम लगातार वहाँ आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सक्रियता मेरी जो है ही, लेकिन मेरी सामाजिक क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रियता है। हम उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे के चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मुझे याद है और आप लोगों को भी याद होगा कि क्योंकि वो कोसी का एक पिछड़ा इलाका है हमारा क्षेत्र और बहुत सारा पंचायत जो है बांध का इलाका है, पानी का इलाका है। और जब हम यहाँ पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, उस समय वहाँ डिंगराही का अनशन शुरू हुआ था, डिंगराही आंदोलन। और भी ऐसे सुदूर इलाके में जहाँ लोग मतलब ये सोचता था कि यहाँ अनशन की सफलता होगी कि नहीं होगी। और जब 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ अनशन पे आना शुरू किए, उस समय लगा कि उस क्षेत्र के लिए जो ऐसा क्षेत्र जहाँ लगता था कि आज़ादी कोसों दूर, ऐसा क्षेत्र जहाँ अगर रात में कोई बीमार पड़ जाए, कोई माँ जो है मतलब प्रसव पीड़ित महिला है, तो उसको कैसे आएगी, या कोई आदमी अगर बुजुर्ग आदमी बीमार पड़े, युवा आदमी बीमार पड़े, तो वो दम तोड़ने के लिए विवश हो जाएगा, लेकिन इलाज की सुविधा नहीं थी। तो कहीं ना कहीं रात में नाव से सफ़र करके फिर आना, फिर इलाज कराना, तो ये ऐसा लगता था जैसे क्या कि इस क्षेत्र को आज़ादी मिली ही नहीं। तो हमने वहाँ पे शुरू किया, हम लोगों ने अनशन शुरू किया और आज सुखद परिणाम है कि वो अनशन का परिणाम है कि आज वहाँ डिंगराही पुल जो है बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब लगता है कहीं ना कहीं जो चीज़ आवश्यक था, वो आवश्यकता में वो कम्युनिकेशन जो है वहाँ स्टार्ट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो है अभी बहुत पिछड़ा है। आप अगर हम लोगों को अवसर मिला नहीं मिला, देखिए राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि आपको अवसर मिलेगा तभी आप किसी चीज़ विकास के कामों को कर सकते हैं। अवसर नहीं मिलेगा तो आंदोलन होगा। और अवसर आपको मिला, आपने खुद को अवसर दिया, लेकिन जनता ने तत्कालिक रूप से आपको नहीं चुना। मेरा प्रश्न भी यही था कि आपको क्या लगता है कि आप किन चीज़ को लेकर, क्या अपने
क्योंकि आप पिछले चुनाव में भी प्रत्याशी के रूप में थे। आपने अपनी इन 5 सालों में अपने आप को किस तरह सुधारा या क्या कमियां लगती है जिसको इस बार दूर करके लोगों की जीत जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि निश्चित रूप से अगर जनता ने आपको, क्योंकि हमें अवसर किसी दल से नहीं मिला और बिहार का चुनाव जो है मुख्य रूप से दलगत राजनीति होती है। अब खास करके जब चुनाव 2 ध्रुव में बट गया तो दल का ही प्रेशर रहता है और दल से जो चुनाव लड़ते हैं उन्हीं के बीच टकराहट होती है। मुझे 2015 में जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े उस समय आदरणीय दिनेश चंद्र यादव जी और अभी वर्तमान विधायक यूसुफ सलाउद्दीन वो लोजपा और भाजपा के कैंडिडेट थे और वो जो है जदयू और राजद के कैंडिडेट। उस परिस्थिति में लोगों ने मुझे तीसरे स्थान पर रखा, तो मुझे लगा कि चलिए इतने कम समय में लोगों ने मुझे अगर ये अवसर दिया, इस जगह पर रखा, तो वो जनता का प्यार था। इनका मानना है कि अगर दल से इनको टिकट मिले तो फिर इन्हें कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि ये भाजपा नेता है। हालांकि अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि यह विधानसभा क्षेत्र किस पार्टी को जाएगा। अगर फिर भी हम मान के चलते हैं क्योंकि भाजपा नेता है, अगर इन्हें मौका मिलता है, उस सीट से इनको दावेदारी दी जाती है, तो यह जनता से क्या वादा करके आएंगे, क्या ऐसा काम वो 5 प्राथमिकताएं देंगे जो आने के साथ यह करना चाहिए? देखिए, विकास जो है सतत चलता है, केंद्र और राज्य की योजनाएं चलती है, विकास होता है, लेकिन एक प्रतिनिधि वो अपने क्षेत्र के बहुत ग्राउंड जीरो का उसको रिपोर्ट रहता है कि हमारे क्षेत्र की क्या समस्या है। अभी देखिए, मुझे याद है कि हम लोगों के यहाँ जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंगरपुर हुआ करता था, अनुमंडल मुख्यालय के बावजूद भी उस समय जब मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा थी हमने 3 दिनों का अनशन किया था और 11 सूत्री मांग को लेकर। उस अनशन का परिणाम था कि अनुमंडल अस्पताल का दर्जा मिला। तो अब कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का जो मूल समस्या है, समझिए मौलिक समस्या से वो क्षेत्र गुजर रहा है। ठीक है, बहुत स्तर पे बहुत परिवर्तन हुआ, सरकार के स्तर पर NH का रोड का जाल दिख रहा है, बिजली व्यवस्था सुधार हुआ, कई सारे सेक्टर में बदलाव हुआ। लेकिन जैसे अगर शैक्षणिक क्षेत्र का अगर हम बात करें तो शैक्षणिक क्षेत्र में आज भी हमारे जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियां हैं, उनकी निर्भरता सहरसा मुख्यालय पर है। तो अगर मेरी सफलता इस रूप में हुई तो हम चाहेंगे कि वो जो ही अनुमंडल यहाँ मुख्य रूप से सहरसा सदर है और सिमरी बख्तियारपुर है, तो स्टूडेंट को किसी भी सूरत में सहरसा ना आना पड़े, खास करके बच्चियाँ वहीं पढ़े, वहीं जो है उसकी सारी व्यवस्था हो और एक सामान्य एजुकेशन के अलावे टेक्निकल एजुकेशन जिससे लोगों को रोजगार का अवसर हो या वहाँ से बच्चे पढ़ के निकले तो रोजगार कर सके। क्योंकि हमारा क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा है, लोगों को ये साधन नहीं है कि सब लोग पटना, दिल्ली और बड़े शहर में जाके अपनी पढ़ाई कर सकें। तो वहाँ भी सिमरी बख्तियारपुर में अब आज़ादी का इतना बड़ा समय बीतने के बाद वो अवसर लोगों को वहाँ मिले, ये प्राथमिकता। बख्तियारपुर मुख्य बाजार में 2 समस्याएं लोगों की नज़र में है जो हम लोगों ने चौपालों चौक का राह पर चर्चा की। कला भवन जाने का रास्ता नहीं है। सिमरी बख्तियारपुर का मुख्य मैदान जो है, खेल मैदान जिसे कहा जाता है, वह खेलने के लिए तो तालाब बना रहा है और यह चूँकि आज की मांग भी नहीं है, यह तब की भी मांग है जब आपकी पार्टी भी सत्ता में है। इतनी पुरानी मांग होने के बावजूद आज तक इस दिशा में क्यों प्रयास नहीं किया? देखिए, आपको हम बता दें कि एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरे से भी ये सवाल हो सकता है। ठीक है, अभी जो आदरणीय राजेश वर्मा जी हम लोगों के क्षेत्र के सांसद हैं और सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल एक भी स्टेडियम या खेल का मैदान नहीं होना वहाँ का दुर्भाग्य है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, उनके सांसद बने 1 साल हुआ है। अभी हाल के दिनों में ही ये सूची जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिस सूची में एक मांग ये भी है कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल, उसमें भी खास करके सिमरी बख्तियारपुर हाई स्कूल मैदान को जो है एक स्टेडियम में डेवलप किया जाए, एक खेल मैदान के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे कि वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं या आम लोग भी उसको लगे कि सिमरी बख्तियारपुर में ये है। और कई समस्याओं को उन्होंने अपने टारगेट के लिए, देखिए अभी 1 साल हुआ है उनका, मुझे लगता है कि 1 साल में लोगों को व्यवस्थित होने में लगता है, उसके बाद फिर अपने काम को वो लोग पूरा करते हैं। जैसे एक बड़ी मांग थी हमारे क्षेत्र में बहरवा से बिल्डावर, ये एक बड़ी सड़क थी, क्योंकि वो भी एरिया जो है महिषी का इलाका है, जहाँ आज भी लोग उसी तरह का जीवन जी रहे हैं जैसे मैंने एक तरह से आप समझिए क्या कि ऐसा जीवन जहाँ लोग रात में निकल नहीं सकते हैं, अगर उनका बीमारी है तो वो इलाज नहीं करा सकते हैं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ सबसे बड़ी बात है कि सभी व्यवस्था तभी होगी जब सड़क की व्यवस्था होगी। उस सड़क के कारण जो है लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार हुआ था।
तो हम लोगों ने बहुत प्रयास करके बहरवा बेल्डावर का डीपीआर जो है वो 99 करोड़ का डीपीआर, वो डीपीआर स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है, जिसको भी आदरणीय सांसद महोदय ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात करके ये हर हाल में ये रोड हम लोगों का स्वीकृत हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र जो है हमारा क्षेत्र में जो सबसे पहली प्राथमिकता है। आप अपनी उपलब्धि क्या गिनवाएंगे? सांसद प्रतिनिधि होने के नाते आप जो आजमाइश कर रहे हैं, तो वैसे ही आपने कहा कि पिछले 15 सालों से स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय है, उस क्षेत्र के जिला परिषद भी रह चुके हैं। आपने अपने दम पर उस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक क्या किया? देखिए, जब मैं जिला परिषद वहाँ पे रहा, ईश्वर का कृपा है कि मुझे 2 टर्म रहने का मौका मिला, 10 साल मौका मिला। 10 साल में मैंने सामाजिक रूप से भी संघर्ष किया, और उसके बाद जहाँ तक क्षेत्र की बात है, जैसे आप देखिए ऐसे ऐसे कामों को मैंने किया जो शायद एक जिला परिषद के लिए संभव नहीं था। जैसे जो स्टेशन, जो मुख्य मार्ग है मालगुदाम रोड, जब मैंने उस रोड को दिया अपने जिला परिषद में कि ये रोड होना चाहिए, तो उस समय क्योंकि मैं एकदम राजनीति में पहली बार आया था, लोग सब उस पर हंस रहे थे कि इसका काम ये नहीं हो पाएगा, ये तो रेलवे की सड़क है, रेलवे की सड़क जिला परिषद कैसे बनेगा। और आपको जब वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझे कहा कि रेल की सड़क है, ये आप नहीं बना सकते, मैंने कहा ये रेल से मैंने एनओसी मंगाया, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, रेल से एनओसी बना के वो सड़क बनाया। हमको लगता है कि मेरे जिला परिषद बने 15 साल हो गए, आज भी वो सड़क ज्यों का त्यों है। उसके अलावे कई ऐसा जगह आपको गिना देंगे। नया टोला एक ऐसा जगह था हम लोगों के क्षेत्र में, खमोटी का क्षेत्र था, जहाँ पर लोग कहते थे कि हम लोगों को कुछ दीजिए ना दीजिए, कि यहाँ से कीचड़ से लोग गुजरते हैं, मोटरसाइकिल बाहर छोड़ के आते हैं। हमने उस सड़क को, जब उस समय जिला परिषद में फंड नहीं था, उस सड़क को पूर्णतः बनाया। आज भी अगर उस क्षेत्र में आप जाइएगा, लोग कहेंगे कि ये सड़क आज नसीब है तो जिला पार्षद के कारण नसीब। मुख्य चीजें हमने देखा, हमने कभी यह नहीं देखा कि हमको किस चीज से सोर्स के रूप में जो नेता यूज करते हैं, हमने वहाँ की समस्या को प्रमुखता से देखा। खौरा में सड़क था, वहाँ हमने उस सड़क को बनाया, खौरा गांव में जो मुख्य सड़क था। उसके बाद जो है करियामा है, हमारे जो कई जगह दलित समाज का एरिया है, जहाँ पे मुझे जिला परिषद क्षेत्र से जितना संभव हुआ। उसके बाद जब से मैं जिला पार्षद बना, उस समय से लेकर सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक समस्या आई, आपको याद होगा उस समय हमने एक गांव को भारत विकास परिषद के मेंबर के नाते हमने एक गांव को गोद लिया था चकवारों, जिस गांव में हमने डॉक्टर का कैंप लगाया और वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अपने दम पे हम लोगों ने कराया और कमिश्नर जाके वहां उद्घाटन किए थे। तो बस मेरा मानना है कि अगर लोग फंड का अभाव हो सकता है, लेकिन अगर आपके मन में कार्य शक्ति है तो आप किसी भी स्तर पर काम करा सकते हैं। मन में कार्य शक्ति है तो आप किसी भी स्तर पर अपना काम करवा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा और सुना भाजपा नेता खगड़िया सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन को, जिन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल पर अपना अधिकार मिलने पर विशेष दावा किया है कि अगर उन्हें अधिकार मिले, अगर उन्हें उत्तरोत्तर जिम्मेदारी मिले, तो इन क्षेत्रों में जाकर वह सिमरी बख्तियारपुर का विकास कर पाएंगे। अगले सेगमेंट में आप फिर मिलेंगे हम आपसे किसी व्यक्ति विशेष के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।